अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स रेडियो एक्टिविटी। और आज हम समझने की कोशिश करेंगे रेडियो एक्टिविटी के बारे में और रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, कैसे ये दुनिया में डिस्कवर हुई, क्या इसका बैकग्राउंड है। आज हम इन तमाम चीज़ों के बारे में आपसे गुफ्तगू करेंगे। सिंबल होता है रेडियो एक्टिविटी का, ये कुछ ऐसा दिखता है। सबसे पहले हम आपसे गुफ्तगू करेंगे इसके कुछ बैकग्राउंड के बारे में कि सबसे पहले कैसे रेडियो एक्टिविटी डिस्कवर हुई, क्या इसमें ऐसा फिनोमिना था जो दुनिया ने समझा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो इसका बैकग्राउंड है हमारे पास, ये फिनोमिना सबसे पहले हेनरी बैकरल नामी साइंसदान ने 1896 के अंदर डिस्कवर किया था। और हेनरी जो था ये बड़ा समझदार आदमी था। इसने बड़े तरीके से इन रेडिएशंस के बारे में स्टडी करी। अच्छा, इसकी स्टडी हुई कैसे, इसको कैसे पता चला कि रेडियो एक्टिविटी जैसी कोई चीज़ दुनिया में एग्जिस्ट करती है या कोई चीज़ ऐसी है जिसमें से कोई रेडिएशंस निकल रही है। असल में इसके पास एक मिनरल था, एक स्टोन, आप समझ लें, मैं आगे आपको दिखा भी दूंगा, जिसे हम पिच ब्लेंड कहते हैं। तो इसकी सारी की सारी जो स्टोरी है, डेट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इज कम फ्रॉम अ पिच ब्लेंड, कि पिच ब्लेंड क्या चीज़ है, पहले हम इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। इसने पिच ब्लेंड ले लिया, ये एक मिनरल था, एक रॉक लाइक सब्सटेंस है या रॉक की कह लें आप इसको। It was observed that there was a continuous emission of some invisible radiations emitted from that pitch blende. कुछ invisible radiations थी, रेजेस थी, जो कि pitch blende से continuously निकल रही थी। और जब इसको किसी फोटोग्राफिक फिल्म में रैप अप किया जा रहा था, यानी ये pitch blende है, अगर मैं इसको रैप अप कर दूँ किसी भी फोटोग्राफिक फिल्म के अंदर, तो क्या हो रहा था, उसके अंदर ब्राइट स्पॉट्स पड़ रहे थे। यानी कोई ना कोई ब्राइट स्पॉट्स जो हैं वो हमारे पास इस पर्टिकुलर जगह पे क्या फॉर्म हो रहे थे। तो होता क्या है, आपके पास ब्राइट स्पॉट्स बनने लग गए इस पर्टिकुलर जगह पे। और ये जो ब्राइट स्पॉट्स बन रहे थे, दे आर फोटोग्राफिक प्लेट्स के ऊपर कुछ, यानी इससे ये पता चल रहा है कि कुछ रेडिएशंस हैं, कोई चीज़ है जो इमिट आउट हो रही है। क्या हो रहा है इसके बारे में भी कुछ इतने सही से पता नहीं है, अभी तो दुनिया शुरू हुई है रेडियो एक्टिविटी की, अभी आगे बढ़ेंगे। आगे लिखा है पेनिट्रेशन थ्रू थिन मेटल शीट्स एंड प्रोड्यूसिंग फ्लोरोसेंस ऑन जिंक सल्फाइड शीट्स। जब इसको जिंक सल्फाइड शीट्स के साथ रखा गया तो जिंक सल्फाइड शीट्स जो हैं वो शाइन करने लग गई, फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस हो गया। अच्छा, ये बड़ा परेशान था कि ये कैसा पत्थर है, ये क्या चीज़ है, इसमें से किस किस्म की रेडिएशंस बाहर आ रही हैं कि आप जो भी रेडिएशन देख लें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। मतलब आप उसके ऊपर जो कंडीशन अप्लाई कर लें वो हर कंडीशन के ऊपर क्या है मेरा बेटा, ओके है, यानी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। आप उसको क्या करें, हीट करें, कूल करें, कंप्रेस करें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता रेडिएशंस के ऊपर। यानी हेनरी ने जब शुरू में इस पत्थर को लिया तो बड़ा परेशान था कि ये क्या चीज़ इसमें से एमिट आउट हो रही है। तो उसने उसको हाफ़ किया, उसको कंप्रेस किया, उसको ठंडा किया, उसको गर्म किया, लेकिन कुछ भी कर लें जो रेडिएशंस एमिट आउट हो रही हैं वो हो रही थी। उसको रैप अप कर लिया जिस भी पर्टिकुलर चीज़ में, उसको रैप अप करने के बाद भी उसमें से रेडिएशंस क्या हो रही थी, इमिट आउट हो रही थी। और ये जो रेडिएशंस की इमिशंस हैं, ये रेडिएशन स्टार्टिंग में बैक्यूरल के नाम के ऊपर ही रख दी गई, इन्हें बैक्यूरल रेज का नाम दिया गया। अच्छा, एक बात लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि जब इस पिच ब्लेंड को रैप अप किया गया लेड के अंदर, जो उस वक्त सबसे डेंस एलिमेंट था, आज के दौर में लेड से भी ज़्यादा डेंस एलिमेंट मौजूद है जिसका नाम है ऑस्मियम। तो हमारे पास ये जो लेड था, ये हमारे पास, इसको जब लेड की शीट के अंदर रैप अप किया गया, पैक किया गया, तो इसमें से ये जो रेडिएशंस थी निकलना क्या हो गई, बंद हो गई। यानी हैवी डेंसर एलिमेंट के अंदर से ये रेडिएशन पिच ब्लेंड की बाहर नहीं निकल सकती अगर हम इस पिच ब्लेंड को किस में कोट कर दें, किसी लेड शीट के अंदर। इनिशियली इन रेज का नाम क्या रख दिया गया, बैकरल रेज रख दिया गया, बट लेटर ऑन मैरी क्यूरी कॉइंड द टर्म रेडियो एक्टिव रेज। लेकिन बाद में चल के मैरी क्यूरी ने इन रेजेस का नाम क्या रख दिया, रेडियो एक्टिव रेज रख दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं और इस बैकग्राउंड को समझते हैं कि ये जो मैरी क्यूरी है और इसका जो हस्बैंड है पीरी क्यूरी, ये दो पर्सनैलिटीज़ क्या हैं। हेनरी का तो काम ये था, उसने बता दिया कि पिच ब्लेंड जैसी एक चीज़ है, पिच ब्लेंड जैसी एक चीज़ मौजूद है, और वो जो पर्टिकुलर चीज़ मौजूद है वो क्या कर रही है, वो उसमें से कुछ रेडिएशंस निकल रही हैं, और उसको हम किसी भी चीज़ में रैप अप कर लें तो उसकी रेडिएशंस नहीं रुकती, यहाँ तक कि लेड में रैप अप कर लें तो रेडिएशंस रुक जाती हैं। ये साबित हो गया कोई इनविजिबल रेडिएशंस का फ़लसफ़ा है, फिनोमिना है दुनिया में जो मौजूद है, लेकिन क्या उसकी एग्जिस्टेंस है, क्या उसमें बातें, उसके बारे में भी नहीं पता दुनिया को। फिर आते हैं ये दो साइंटिस्ट,
वंस अ मैरी क्यूरी एंड अदर वन इज़ द पीरी क्यूरी। ये दोनों हस्बैंड एंड वाइफ हैं और इन्होंने रेडिएक्टिव कंपोनेंट्स में से जो पिचब्लेंड था उसमें से 2 रेडिएक्टिव कंपोनेंट, 2 रेडिएक्टिव एलिमेंट अलग कर लिए। एक का नाम रखा गया पोलोनियम जो कि इनके नेटिव कंट्री यानी पोलैंड के नाम पे, दूसरा नाम है रेडियम। ये दोनों पोलोनियम एंड रेडियम पीरी क्यूरी और मैरी क्यूरी ने क्या किए थे, डिस्कवर करे थे। और बाद में रेडियो एक्टिविटी की जो फील्ड्स हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है इन दोनों का। यही वजह है कि पीरी क्यूरी और मैरी क्यूरी दोनों को नोबेल प्राइज़ दिए गए, ताकि क्योंकि इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है दुनिया के अंदर। एक और बात याद रखिएगा, मैरी क्यूरी स्कॉलर्स की वाहिद खातून है जिनको 2 नोबेल प्राइज़ मिले हुए, फिज़िक्स में भी और केमिस्ट्री में भी, क्योंकि ये न्यूक्लियर फिज़िक्स कह लें आप और केमिस्ट्री की साइड पे दोनों की तरफ बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। और स्टार्ट होने वाले यानी स्टार्टिंग में डिस्कवरर ही यही लोग हैं इन 2 पर्टिकुलर एलिमेंट्स के, इन्होंने ही डिस्कवर किए थे सबसे पहले। अब मसला क्या है, मसला ये है कि फ़लसफ़ा फिनोमिना आ गया, कुछ हद तक दुनिया को चीज़ें क्लियर हो गई। क्या क्लियर हो गया वो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहली तो बात यह है कि हमारे पास द एलिमेंट विच इमिट दीज रेडिएशन स्पॉन्टेनियसली आर नोन एज अ नेचुरल रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। जो भी इस तरह की रेडिएशंस को इमिट आउट कर रहे थे उनके बारे में तो ये बात तय हो गई कि ये आपके पास क्या है, नेचुरल रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। और ये जो इमिशन देखिए गया, ये नेचुरल रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है स्पॉन्टेनियस इमिशन करते रहते हैं और इनकी इमिशन कहाँ तक चलती है, लेड तक चलती रहती है। यानी ज़्यादातर अगर हम यूरेनियम देखें तो वो तो 92 है, थोरियम 90 है, प्लूटोनियम 94 है, रेडियम 88 है। ये ब्रेक होते रहते हैं, इनमें से रेडिएशन निकलती रहती हैं, यहाँ तक कि ये कहाँ तक सब के सब कहाँ तक कन्वर्ट होंगे, लेड तक जाएंगे यानी पीबी तक जाएंगे। ये नेचुरली दुनिया में मौजूद है, बस इनकी डिस्कवरी आप समझ लें कि बहुत जल्दी नहीं हुई, लेट डिस्कवरर्स में से एग्जिस्टेंस थी एक अरसे से दुनिया के अंदर, जाहिर है। अब क्या होता है, एक और चीज़ होती है उसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। इसके बारे में आगे चल के आपको और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा कि एक तो आपने नेचुरल तरीके से रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को एक्सट्रैक्ट आउट कर लिया, असल में दे आर वेरी रेयर, मतलब ये बड़ी रेयर चीज़ें हैं, बहुत कम है दुनिया के अंदर, और ये ऐसी जगहों पर हैं कि दे नीड अ वेरी हार्ड लेबर टू आइसोलेट दीज एलिमेंट्स। तो एक और फिनोमिना होता है जिसमें हम रेडियो रेडिएशन को प्रोड्यूस करते हैं। एक स्टेबल एलिमेंट जो है, अगर हम लोग उसके ऊपर किसी दूसरे को बम्बार्डमेंट करवा दें तो उसकी बम्बार्डमेंट से भी हमारे पास आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी बन सकती है। अब आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी बनाने के हमारे पास बहुत सारे तरीक़ेकार हो सकते हैं, उन तरीक़ेकार को हम आगे चल के अपनी क्लासेस के अंदर डिस्कस कर भी लेंगे, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अभी ज़ाहिर है पहले कॉन्सेप्ट बिल्टअप हो जाए रेडियो एक्टिविटी का तो फिर वो समझाना थोड़ा सा आसान हो जाएगा हमारे लिए। एक बात ये समझ लें कि आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी बनानी पड़ती है, और डिके का जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा था कि हमारे पास जैसे यूरेनियम है वो ब्रेक हो सकता है, तो यूरेनियम अपने अंदर से अल्फा रेस को इमिट आउट करके ब्रेक हो जाएगा थोरियम में, फिर ये रेडियम में, और ऐसे ही चलता चला जाएगा, ब्रेक होता चला जाएगा। ये एक अलग चीज़ है बिल्कुल। और आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है जिसमें आप एक स्टेबल एलिमेंट को बम्बार्ड करवा देते हैं न्यूक्लियर पार्टिकल्स के थ्रू और उसको कन्वर्ट करवा लेते हैं, उसमें से आर्टिफिशियल रेडिएशंस को इमिट आउट करवाते हैं। अगर बिल्कुल जर्नल बात की जाए तो हमारे पास 3 तरह की रेडिएशंस होती हैं जिनको हम अल्फ़ा, बीटा और गामा रेज कहते हैं, और ये एक्सपेरिमेंट सबसे पहले रदरफोर्ड नामी साइंसदान ने किया था। यानी आप समझ लें सीरीज़ है साइंटिस्ट की। पहले तो हेनरी बेकरेल आ गया, बेसिक फिनोमिना इंट्रोड्यूस करवा दिया, पीरी क्यूरी मैरी क्यूरी ने एलिमेंट डिस्कवर करवा दिए, फर्दर प्रॉपर्टीज़ के बारे में बता दिया। फिर रदरफोर्ड आए, रदरफोर्ड ने क्या किया, लेड बॉक्स लिया, लेड पहले ही मालूम था, ये बात पता चल चुकी है क्योंकि ये बेकरेल बता के गए दुनिया को कि लेड बॉक्स के अंदर हमने क्या किया, रेडियो एक्टिव मटीरियल को रख दिया और उसको इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड से गुजारा। तो जैसे ही इसको इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड से गुजारा, ये एक रेडियो एक्टिव सोर्स था, इसमें से रेडिएशंस बाहर आना शुरू हो गई। एक तरफ आपके पास अल्फ़ा रे चली गई, एक तरफ बीटा रे चली गई, और एक ऐसी रेज निकल गई जिन पे कोई चार्ज नहीं था, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, गामा रेज कहते हैं। तो अल्फ़ा रेज वो थी जो साउथ पोल की तरफ चली गई और बीटा रेज वो थी जो नॉर्थ पोल की तरफ चली गई। या इसको हम ऐसे समझा देते हैं कि अल्फ़ा रेज वो थी जो आपके पास नेगेटिव साइड पर चली गई और बीटा रेज वो थी जो आपके पास किस साइड पर डाइवर्जन हो गई, पॉजिटिव साइड की तरफ डाइवर्जन हो गई। तो इसका मतलब हमारे पास एक तरीक़ेकार आ गया, हमें ये पता चल गया कि अल्फ़ा रेज के ऊपर क्या चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, बीटा रेज पे क्या चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है।
सर व्हाट अबाउट गामा रे? गामा रे साफ पता चलता है इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट के बाद कि गामा रे भी रेज एग्जिस्ट करती हैं, बिल्कुल करती हैं, क्योंकि ज़ाहिर है यहाँ स्पॉट्स तो जनरेट हो रहे थे, उनसे पता चल रहा था कि कौन से रे का क्या डिफ्लेक्शन है, बट दे कैरी नो चार्ज, चार्ज नहीं है किसके अंदर, गामा रेज के अंदर। तो किसी भी किस्म का कोई चार्ज मौजूद नहीं होता जब हम बात करते हैं गामा रेज की। तो ये तीन तरह की जो रेडिएशंस है, अल्फ़ा, बीटा और गामा, इनकी फिर आगे चल के दुनिया ने क्या किया, प्रॉपर्टीज़ को भी जज किया, दुनिया ने बताया कि इनकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, और बड़ी मेहनत हुई है इस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर। अब क्या होता है मेरा बेटा, तीन तरह की रेजेस हैं, अल्फ़ा, बीटा, गामा, ये तो पहले ही डिस्कवर हो गई हैं। अब हम बात करते हैं थोड़ी बहुत अल्फ़ा रेज के बारे में। अभी मैं आपको इनके कंपैरिजंस भी सिखाऊंगा आगे चल के कि उनको हम कैसे सॉल्व आउट करते हैं। पहले हम समझते हैं अल्फ़ा रे। अल्फ़ा रेज, ये अल्फ़ा पार्टिकल्स जो हैं, इनमें 2 प्रोटॉन्स होते हैं, 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही बनते हैं जैसे आपके पास हीलियम मौजूद है, यानी इसका जो मास है वो हीलियम के बराबर है। तभी आपने देखा होगा जो हमने पीछे वाली इक्वेशन आपको करवा रही था, बता रहा था मैं आपको यूरेनियम वाली, उसमें से हीलियम बाहर आ रहा था, यानी अल्फ़ा रेज बाहर आ रही थी। पेनिट्रेशन एबिलिटी की बात करते हैं तो ये बहुत कम पेनिट्रेट करती हैं। असल में जब एक साथ सारी रेडिएशन होती हैं, जिसमें अल्फ़ा, बीटा, गामा, बहुत सारी रेडिएशन इमिट आउट हो रही होती हैं। अल्फ़ा बस इतना ही ताकतवर है कि एक नॉर्मल पेपर के थ्रू क्या कर जाए, पेनिट्रेट कर जाए, बस थोड़ा बहुत थिन फॉइल तक बस पास हो सकता है, इससे ज़्यादा एबिलिटी अल्फ़ा रेज की नहीं है। हाँ, पार्टिकल्स के एतबार से ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास हीलियम न्यूक्लियाई है, या उनका मास हीलियम न्यूक्लियाई के हमारे पास इक्विवेलेंट होता है। अब जब हम आगे बढ़ते मेरा बेटा, तो हमारे पास हैं बीटा रेज। बीटा रेज या बीटा पार्टिकल्स जो हैं वो किससे कंपोज होते हैं, इलेक्ट्रॉन से, इन पे नेगेटिव चार्ज होता है, इनकी मॉडरेट पावर है, यानी ये पेपर से पास हो जाएंगे, एल्यूमिनियम से पास हो जाएंगे। हाँ, लेड जो है उससे ये बहुत ज़्यादा पास नहीं हो सकते, ज़ाहिर है, बस एल्यूमिनियम तक रोक लेगा, एल्यूमिनियम इनको ब्रेक कर लेगा, इनकी पेनिट्रेशन एबिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं होती है। अब अगर हम आगे बात करते हैं तो गामा रेज है। गामा रेज बुनियादी तौर पे क्या हैं, दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, और इनकी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पेनिट्रेशंस हैं। ये इतनी हाई पेनिट्रेशन है कि लेड के भी अच्छा 25 सेंटीमीटर तक पेनिट्रेट कर सकती हैं, यानी लेड तक बस ये कर सकती हैं, बाकी हर चीज़ इजीली ये क्या कर जाएंगे, क्रॉस कर जाएंगे। इनकी एबिलिटी बहुत ज़्यादा है पेनिट्रेशन की, यानी अल्फ़ा, बीटा और गामा में सबसे ज़्यादा पेनिट्रेशन एबिलिटी किसकी है, हमारे पास गामा रेज की। हम आगे बढ़ते हैं, तो अब इनकी सिर्फ ये प्रॉपर्टी तो नहीं होगी, ज़ाहिर है इनके साथ बहुत सारे कंपैरिजंस हो सकते हैं। तो हमारी किताब में जितने कंपैरिजंस हैं, हम उन तमाम कंपैरिजंस को आपको अच्छे तरीके से अब समझा देते हैं कि ऐसे कौन कौन से कंपैरिजंस हैं हमारे पास अल्फ़ा, बीटा और गामा रेज के। सबसे पहली तो बात ये कि अगर मास के अतबार से बात की जाए तो अल्फ़ा रे का मास 4 AMU, और बीटा रेज क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो 18, एक इलेक्ट्रॉन 1836 टाइम हल्का है एज़ कंपैरिजन टू प्रोटॉन, तो ये 1/1836 AMU इसका मास आ जाएगा। गामा रे का कोई मास नहीं होता, दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। आगे बढ़ते हैं, कॉम्पोजिशंस के एतबार से अगर हम लोग बात करें, ये तीन चीज़ें हो गई हमारे पास कि मासेस अल्फ़ा रे के 4 है, बीटा 1/1836 है, और गामा के कोई मास नहीं होता। कंपोजिशंस के अतबार से अल्फ़ा पार्टिकल जो है वो कंपोज करता है 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, हीलियम न्यूक्लियाई है। व्हेन वी टॉक अबाउट बीटा पार्टिकल इट इज़ कंपोज्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। व्हेन वी टॉक अबाउट गामा रे दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, ये इनके अंदर यही इनका कंपोजिशन मिक्सचर है। अब बात करते हैं चार्ज की। अल्फ़ा रे पे चार्ज होता है +2, यानी हीलियम में से 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, चले जाते हैं। बीटा पे चार्ज होता है -1, इलेक्ट्रॉन के चार्ज की इक्विवेलेंट है, और गामा रे पे क्या चार्ज है, गामा रे पे कोई चार्ज नहीं है, यानी गामा रे न्यूट्रल है, बीटा रे पे नेगेटिव है, और अल्फ़ा रे पे डबल पॉजिटिव है या +2 चार्ज है। डिफ्लेक्शन की बात करते हैं तो गामा अल्फ़ा रेज जो हैं दे आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अल्फ़ा रेज जो हैं ज़ाहिर है इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल दोनों फील्ड से क्या हो जाते हैं, डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। बट व्हेन वी टॉक अबाउट बीटा रेज दे आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो जब हम लोग बीटा रेज की बात करते हैं तो ये डिफ्लेक्ट हो जाते हैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में, बट ओपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अल्फ़ा। लेकिन अल्फ़ा के एतबार से इनकी डायरेक्शंस क्या होती हैं, रिवर्स होती हैं। ज़ाहिर है वो पॉजिटिव हैं, दे आर नेगेटिव, तो खुद ब खुद ओपोजिट डायरेक्शन आ जाएंगी। गामा रे दे पास विदाउट एनी डिफ्लेक्शन इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड।
किसी भी किस्म की कोई डिफ्लेक्शन इसके अंदर शो नहीं होती। इसकी वजह यह है कि इनके अंदर कोई चार्ज ही नहीं होता, ना चार्ज होगा, ना मैग्नेटिक फील्ड शो होगी, ना ही इलेक्ट्रिकल फील्ड में किसी किस्म की कोई डिफ्लेक्शन शो होगी। चार्ज होता तो बात होती। आगे बढ़ते हैं। पेनिट्रेशन पावर अल्फा रे की सबसे कम है, जो पहले डिस्कस हो चुका है। बीटा रे की मॉडरेट है और गामा रे की सबसे ज़्यादा है। ये तकरीबन ये सिर्फ पेपर तक को पास कर सकता है हमारे पास। इसके अलावा बीटा रे जो है ये हमारे पास एल्यूमिनियम की जो फॉइल्स होती हैं उनको क्रॉस कर लेगा, और ये जो है ये लेड तक रोक लेगा, यानी लेड इसको रोक लेगा, जो स्टॉपिंग लिमिट बता रहा हूँ। आयनाइजेशन एबिलिटी की बात करेंगे तो हमारे पास जो आयनाइजेशन पावर है, अल्फ़ा की सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन पावर है। दे हैव आयनाइजेशन पावर 100 टाइम्स ग्रेटर देन बीटा रेज एंड 10,000 टाइम्स ग्रेटर देन गामा रेज। सबसे ज़्यादा अल्फ़ा आयनाइज होता है, ब्रेक होता है। बीटा रेज जो है दे हैव लोअर पावर आयनाइजेशन देन अल्फ़ा, अल्फ़ा से कम है इनकी आयनाइजेशन एबिलिटी। और गामा रे की जो सबसे लोअर आयनाइजेशन एबिलिटी है। आयनाइजेशन एबिलिटी गामा की कम है, पेनिट्रेशन पावर हाई है, ये बात याद रखिएगा। अल्फ़ा की पेनिट्रेशन पावर लीस्ट है, लेकिन आयनाइजेशन पावर क्या है, सबसे ज़्यादा है। तो एक चीज़ कम है, एक चीज़ ज़्यादा है, इसको हमें समझना पड़ेगा, थोड़ा सा याद रखेंगे तो याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बेटा, स्पीड की बात करते हैं। तो हमारे पास सबसे ज़्यादा स्पीड गामा रे, सबसे ज़्यादा गामा की है। दे ट्रैवल एज फास्ट एज वेलोसिटी ऑफ लाइट। बीटा रेज जो है वो ट्रैवल करते हैं 9/10 ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट, और अल्फ़ा रे जो है 1/10 to 1/20 ऑफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट। ये लाइट वेलोसिटी डिपेंड करता है कि हमारे पास कौन सी वैल्यू किस तरीके से एडजस्ट हो रही है, जैसा मीडियम होगा वैसी वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद होंगी। इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। यूजेस क्या होते हैं, क्यों रेडियो एक्टिविटी पे दुनिया ने इतना फोकस किया, इसकी कोई ख़ास वजूहत? बिल्कुल इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट वजूहत है कि ये रेडियो एक्टिविटी की वजह से, ये न्यूक्लियर रेडिएशंस की वजह से आज दुनिया के अंदर बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं, बहुत बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस हैं, जिनमें टॉप ऑफ द लिस्ट मेडिकल फील्ड में जो बेतहाशा एप्लीकेशंस हैं। जैसे हमारे पास न्यूक्लियर रेडिएशन इस्तेमाल होती हैं डायग्नोस करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए बहुत सारी डिजीज़, ख़ास तौर पे बोन फॉर्मेशन जो मैमल्स के अंदर होती है उसके बारे में सारी डिस्कशन। रेडियोथेरेपी बहुत कॉमन ट्रीटमेंट है कैंसर का, ये सब इन्हीं न्यूक्लियर रेडिएशन की वजह से होता है। रेडियो आइसोटोप्स होते हैं जो कि हमारे पास न्यूक्लियर मेडिसिन्स को डेवलप करते हैं, उनके थ्रू इलाज होता है दुनिया में। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट इसकी रोल है कि हमारे पास रेडियो आइसोटोप से न्यूक्लियर मेडिसिन्स बनती हैं, और रेडियोथेरेपी का जो ट्रीटमेंट है, जो कि कैंसर का सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट समझा जाता है आज दुनिया के अंदर, ये सब इन न्यूक्लियर रेडिएशंस की वजह से है। आगे बढ़ते हैं। एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर रेडियो आइसोटोप इस्तेमाल होते हैं टू ट्रीट द सीड इन द प्रोडक्शन ऑफ न्यू वेराइटी ऑफ क्रॉप्स बनते हैं। यानी इसके अंदर एक पूरा प्रोसेस है, ज़ाहिर है प्रोसेस तो हमारी किताब में नहीं है, कि रेडियो आइसोटोप्स को प्लांट सेल के अंदर पेनिट्रेट करवा दिया जाता है, और रेडियोलिसिस के थ्रू न्यू हमारे पास जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ म्यूटेशंस करा के या तो ग्रोथ को बढ़ा देते हैं या उसके अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस आ जाती है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर। प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, ज़ाहिर है एनर्जी को प्रोड्यूस करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का, रेडिएशंस का, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स का। न्यूक्लियर पावर प्लांट जो हैं ये एनर्जी को प्रोड्यूस करवा सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवा सकते हैं। जैसे पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर स्टेट है, और पाकिस्तान में भी न्यूक्लियर पावर स्टेशंस मौजूद हैं, जैसे कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट। इसके अलावा बहुत सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करवाते हैं। डेट्स गिव अ फ्री इलेक्ट्रिसिटी फॉर लाइफ टाइम। लेकिन बात यह है कि इसकी प्रिकॉशंस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि दीज न्यूक्लियर रेडिएशंस आर वेरी डेंजरस। आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट है क्वालिटी कंट्रोल में इस्तेमाल होते हैं न्यूक्लियर रेडिएशन। जैसे हमारे पास कोई प्रोडक्ट है, हमें देखना है कि उस पर्टिकुलर मेटल की डेंसिटी कैसी है, उसकी क्वालिटी कैसी है, फ्रैक्चर्ड तो नहीं है। तो इसके लिए हमारे पास रेडिएशंस का इस्तेमाल किया जाता है। थिकनेस ऑफ प्लास्टिक को डिटेक्ट करने के लिए काम आता है। यानी बुनियादी तौर पर क्वालिटी कंट्रोल को हम लोग जब चेक करते हैं तो वो हमारे पास चेक होता है विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियर रेडिएशंस। आगे बढ़ते हैं जियोलॉजी के अंदर। जियोलॉजी आपको पता होना चाहिए स्टडी ऑफ रॉक्स होते हैं, कि ज़ाहिर है इन डेप्थ हमारे पास क्या चीज़ें मौजूद हैं, क्या चीज़ मौजूद नहीं है। जितनी भी हमारे पास लिथोस्फीयर है जो कि क्रस्ट और अपर मोस्ट सॉलिड मेंटल है, इसकी स्टडी में भी हमारे पास इस स्टडी के अंदर भी रेडिएशंस का काम होता है। रेडिएशन पंप की जाती हैं, या आप समझे इसको पेनिट्रेट करवाया जाता है बीनीथ द अर्थ सरफेस, ताकि डिटेक्ट हो सके कि अंदर क्या मौजूद है, और बहुत सारी चीज़ों को डिटेक्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ दिस।
आखिरी चीज़ है हमारे पास आर्कियोलॉजी, जैसे कार्बन 14 एक आइसोटोप है जो कि एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं। इनकी ये किस लिए मदद करते हैं, ये एज ऑफ फॉसिल्स मालूम कर सकते हैं, आर्कियोलॉजी आर्टिफैक्ट्स को फाइंड आउट करने में हेल्प करते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे पास क्या होती हैं मेरे बेटा, इस्तेमाल होती हैं फॉर व्हाट पर्पसेस टू आइडेंटिफाई दीज थिंग, यानी जो भी हमारे पास आर्कियोलॉजी की चीज़ें, आसार क़दीमा कहते हैं इसको उर्दू में, उनकी एक्चुअल एजेस मालूम करने के लिए भी रेडियो आइसोटोप्स का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मशहूर है कार्बन 14, याद कर लीजिएगा, MCQs के लिए इम्पॉर्टेंट है। मुझे उम्मीद है आपको ये रेडियो एक्टिविटी का एक पूरा टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसमें अगर आपके कोई भी सवाल हैं तो बिल्कुल आप इसको कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ भी सकते हैं। इसके अलावा आप जो हैं हमारे बाकी लेक्चर्स भी देख सकते हैं जिसमें हमने और रेडिएशंस को थ्रू चीज़ों को समझाया है। थैंक यू। हाँ भाई, वीडियो देख ली, नोट्स बना लिए। अब इस टॉपिक और बाकी टॉपिक्स, पास्ट पेपर्स, इन सब चीजों के MCQs के लिए फौरन छा जाओ ऐप डाउनलोड करो। जल्दी करो और छा जाओ।